नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा कि विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो 4 आक्रमणकारी हमने पढ़े थे। सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, फिर हिंदू यूनानियों के बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए और पहलवों के बाद कुषाण आए। अब देखिए, इन 4 आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान भारत में कुछ छोटे छोटे वंशों की स्थापना होती है, जिन्होंने संपूर्ण भारत को तो नहीं लेकिन भारत के कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर उन पर अपना शासन किया। इन्हीं में से कुछ वंश ऐसे थे जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे, जिनसे आपके आगामी एमपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं और हो चुकी हैं या मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं कुछ वंश ऐसे भी हैं जिनकी हम भारत के इतिहास में कोई चर्चा सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के बारे में, तो मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के बारे में हमको इन वंशों के बारे में जानने को मिलता है और कुछ स्पेशली ढंग से जानने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे ही वंशों की बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो वंश है हमारा वो है नागवंश, दूसरा है वो है कारुष वंश और तीसरा जो है वो है हमारा चंद्रवंश। तो एक एक करके हम सभी वंशों की बात करते हैं और सबसे पहले हम नागवंश के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें नागवंश के बारे में तो पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 3री से लेकर 4थी शताब्दी तक का जो समय था ये मध्य प्रदेश में नागवंशीय राजाओं का शासनकाल रहा है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य में नागवंशीय राजाओं का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा है? 3री से लेकर 4थी शताब्दी तक। ठीक है, याद रहेगा, मध्य प्रदेश में 3री से लेकर 4थी शताब्दी तक नागवंशीय राजाओं का राज था। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। तो देखिए, जो नागवंश था, नागवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में किस शासक के द्वारा की गई थी? नागवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में भ्रवनाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, नागवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में भ्रवनाथ के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कहां की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। और विदिशा में ही हमको नागवंशीय कालीन कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए, जो आपका नागवंश था, नागवंश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नागवंश के जो शासक थे ये कुषाण वंश के शासकों के समकालीन थे। तो एक फैक्ट आपका ये बनता है कि जो नागवंश के शासक थे ये किस वंश के शासकों के समकालीन थे? कुषाण वंश के शासकों के समकालीन। ठीक है, और नागवंशीय शासक कुषाण वंशीय शासकों के समकालीन तो थे ही, लेकिन इन्होंने अपने शासन काल में कुषाणों का बहुत ही जोर से प्रतिरोध किया या फिर उनका अत्यधिक मात्रा में विरोध किया। तो याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य का वो कौन सा वंश है जो कि कुषाण वंश के समकालीन रहा है? तो आप बता दीजिएगा, नागवंश। दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य का वो कौन सा वंश है जिसने अपने शासन काल में कुषाणों का अत्यधिक विरोध किया था? तो इसका भी उत्तर क्या है आपका? नागवंश। नागवंश ने अपने शासन काल में कुषाणों का बहुत विरोध किया था। ठीक है, और एक और बात और यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि नागवंश ने कुषाण वंश का उन्मूलन करने के लिए या उनका विरोध करने के लिए या फिर उनको खुली चुनौती देने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी किया था। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नागवंश कंप्लीट। एक बार फिर से देख लीजिए, नागवंश का शासनकाल मध्य प्रदेश में 3री से लेकर 4थी शताब्दी तक रहा है।
तीसरी से लेकर चौथी शताब्दी तक मध्य प्रदेश में नागवंशीय राजाओं का राज था। इसके बाद हम बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो नागवंश की स्थापना भ्रमनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में की गई थी, जहां पर हमको नागवंशीय कालीन कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। नागवंश के जो शासक थे ये कुषाण वंश के शासकों के समकालीन थे। इन्होंने अपने शासन काल में जो कुषाण वंशीय शासक है उनका खुलकर विरोध किया और उनके उन्मूलन के लिए या उनको खुली चुनौती देने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञों का भी आयोजन किया था। तो आई होप आपको नागवंश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे जो है हमारा कारुष वंश, उसके बारे में। चलिए, तो अब हमारा कौन सा वंश है? आगे जो हमारा वंश है उसका नाम है कारुष। कारुष वंश। देखिए, कारुष वंश के बारे में ऐसा माना जाता है, आपने शायद कभी सुना भी हो, ये जो वंश है ये एक तो महाकाव्य काल से संबंधित है। याद रखिएगा, जो कारुष वंश है आपका ये महाकाव्य काल से संबंधित है। महाकाव्य काल का ही क्या है, ये वंश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आती है कि जो कारुष वंश है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र मनु के पुत्र कारुष के 10 बेटों ने मध्य प्रदेश में कारुष के नाम से लगभग कुछ समय तक शासन किया और इस प्रकार कारुष के बेटों के द्वारा स्थापित किए गए वंश को हम कारुष वंश के नाम से जानते हैं। देखिए, ब्रह्मदेव के एक बेटे थे जिनका नाम था मनु के भी एक बेटे थे जिनका नाम था कारुष। कारुष के 10 पुत्रों ने इनके नाम से कुछ समय तक मध्य प्रदेश में क्या किया, शासन किया और इस प्रकार कारुष के पुत्रों के द्वारा स्थापित वंश को हम किस नाम से जानते हैं? कारुष वंश के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगा आपको। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से वो कौन सा वंश है जो कि मनु के पुत्र से संबंधित है? कारुष वंश। निम्न में से वो कौन सा वंश है जिसकी स्थापना मनु के पुत्र कारुष के 10 पुत्रों के द्वारा की गई थी? कारुष वंश। या फिर मध्य प्रदेश राज्य का ऐसा कौन सा वंश है जो कि मनु से संबंधित है? कारुष वंश। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, जो आपका कारुष वंश था, कारुष वंश ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, कारुष वंश ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था और इसने महाभारत के युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया था? तो महाभारत के युद्ध में इसने पांडवों की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, फिर देखिए, अब बात करते हैं हम कारुष वंश के साम्राज्य के बारे में कि कारुष वंश का साम्राज्य जो था वो कहां पर था। तो कारुष वंश का जो साम्राज्य था ये मूलतः बघेलखंड क्षेत्र में विकसित था। ठीक है, कहां पर था ये? मूलतः बघेलखंड क्षेत्र में विकसित था। यहां पर आपको एक बात जरूर याद रखनी है। देखिए, कारुष वंश से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि कारुष वंश का जो साम्राज्य है ये किस क्षेत्र में विकसित था, तो इसका आंसर क्या है? बघेलखंड। और इसके साथ साथ एक ऑप्शन और आता है जरूरी रूप से, वो आता है बुंदेलखंड। ऐसा क्यों होता है जरा समझिएगा। देखिए, यहां पर मैं आपके लिए एक काल्पनिक नक्शा बना रहा हूं मध्य प्रदेश राज्य का। इसी प्रकार से ये आपका एक काल्पनिक नक्शा है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपको एरिया दिख रहा है जिसके अंतर्गत थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश राज्य का भाग है और शेष जो भाग है ये छत्तीसगढ़ राज्य का, इसको हम कहते हैं बघेलखंड। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? बघेलखंड के नाम से जानते हैं।
और यही जो क्षेत्र था ये कारुस वंशीय राजाओं का क्षेत्र था। तो याद रखिएगा ये क्या है आपका बघेलखंड। वहीं आपको ये जो ऊपर की साइड का हिस्सा दिखा रहा है जिसमें कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश राज्य का है, वहीं कुछ क्षेत्र जो है आपका ये उत्तर प्रदेश राज्य का है, इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड। और यहां पर भी क्या था, एक वंश का शासन रहा था, मध्य प्रदेश का ही एक वंश था, इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो याद रखिएगा ये है आपका बघेलखंड और ये है आपका बुंदेलखंड। जो बघेलखंड है ये कारुस वंश के साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। यहाँ पर मूलतः कारुस वंश का साम्राज्य विकसित था। तो देखिए कारुस वंश से संबंधित कितने महत्वपूर्ण बातें पढ़ती हैं आपकी, कितनी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कारुस वंश जो था ये महाकाव्य काल से संबंधित था। महाकाव्य काल के अनुसार ब्रह्मदेव के बेटे मनु के पुत्र कारुस के 10 पुत्रों के द्वारा स्थापित किया गया वंश कारुस वंश के नाम से जाना जाता है। कारुस वंश ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये पांडवों की तरफ से लड़ा था कारुस वंश। और कारुस वंश का जो साम्राज्य है ये मूलतः बघेलखंड क्षेत्र में विकसित था, जो कि आपका ये रहा। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको यहाँ मैप के द्वारा बता दिया है कि कौन सा बघेलखंड है और कौन सा बुंदेलखंड है। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं जो हमारा तीसरा वंश है उसको। तीसरा जो वंश आता है वो आता है हमारा चंद्रवंश। तीसरा जो वंश है हमारा वो है चंद्रवंश। तो अगर हम बात करें चंद्रवंश के बारे में तो चंद्रवंश के संस्थापक का नाम था सोम। ठीक है, सोम, जिनको हम चंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रवंश की स्थापना सोम या चंद्र के द्वारा की गई थी और चंद्र के नाम पर इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ गया। आगे हम बात करते हैं जो चंद्रवंश के संस्थापक थे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, सोम या चंद्र। और कारुस वंश के जो कारुस वंश था आपका, इसके जन्मदाता कौन थे, अभी आपने इससे पहले देखा था। तो कारुस वंश के जन्मदाता कौन थे, मनु। ठीक है, कारुस वंश के जन्मदाता कौन थे, मनु। मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम था इला। ठीक है, तो कारुस वंश के जन्मदाता मनु की पुत्री इला का विवाह सोम वंश के संस्थापक सोम या चंद्र के साथ होता है। और इस प्रकार इला के नाम के आधार पर चंद्रवंश को हम एक और नाम और देते हैं जिसका नाम है एल वंश या एल साम्राज्य। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन सा वंश है जिसको हम एल वंश या एल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा वंश है, आपका चंद्रवंश है। और चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, सोम या चंद्र। आगे हम बात करते हैं तो देखिए जो आपका चंद्रवंश था, चंद्रवंश का साम्राज्य जो था ये मूलतः बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित था। कहां पर विकसित था, मूलतः बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित था। बुंदेलखंड कौन सा इलाका है, अभी हाल में ही मैंने आपको बताया था, ये हुआ आपका मध्य प्रदेश राज्य का नक्शा। और यहाँ पर जो आपको ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड। और ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका आ रहा है, ये है आपका बघेलखंड। यहाँ पर था कारुस वंशीय राजाओं का राज और यहाँ पर था चंद्रवंशीय राजाओं का राज। तो याद रखिएगा कि कारुस वंश का साम्राज्य जो था ये कहाँ पर विकसित था, तो ये कारुस वंश का साम्राज्य जो था ये बघेलखंड में विकसित था, जबकि चंद्रवंश का साम्राज्य जो था ये बुंदेलखंड में विकसित था। और इस प्रकार हमने आज देखा कि नागवंश, चंद्रवंश और कारुस वंश के शासनकाल में मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति रही, 3 वंशों को हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद शुरुआत होती है मध्य प्रदेश राज्य के स्वर्णिम, जो भारत की इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग की संज्ञा जिसको हम देते हैं गुप्त काल की, उसके बारे में। तो इससे अगले वाले वीडियो में
हम बात करेंगे गुप्त काल के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति रही उसके बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम सब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।